हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट करें अपन। हाँ, लास्ट टाइम में अपन ने जो है वो लिमिट पॉइंट पढ़ लिया था, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, और उसका डेफिनेशन लिख लिया था हमने कि एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा, जो है वो लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि एक्स एन बिलोंग करे अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन, यानी कि एन के अनंत मान के लिए अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में वो टर्म्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, सीमा बिंदु था। और सीमा बिंदुओं को एक दो नाम से और जाना जाता है, एक गुच्छ बिंदु और पुंज बिंदु। गुच्छ बिंदु को क्लस्टर पॉइंट कहते हैं और जो पुंज बिंदु है उसको इंग्लिश में अक्युमुलेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने एक थ्योरम है ना, वो बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय, जो आपका स्टेटमेंट वहां पे था वही स्टेटमेंट यहाँ पे है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। वहां पे आपने पढ़ा था कि अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है, उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक परिबद्ध जो अनुक्रम है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। आज क्लास स्टार्ट करें, तो अपना रियल एनालिसिस चल रहा है और उसमें भी सीक्वेंस वाला चैप्टर। इसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है, सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय, बोल्जनो-वाइस्ट्रास जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान जरूर होता है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, सेम वैसा का वैसा प्रूफ करेंगे आप। सीमा बिंदु का डेफिनेशन पढ़ लिया था, मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं कि अल्फा को क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहा जाता है किसका, सीक्वेंस एक्स एन का। कब, यदि फॉर ऑल एप्सिलॉन या डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स एन किस में बिलोंग कर जाए, आपका अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, है ना, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन। एन के अनंत मान के लिए एक्स एन किस में बिलोंग करना चाहिए, इस अल्फा के नेबरहुड में बिलोंग करना चाहिए, चाहे डेल्टा कुछ भी सिलेक्ट किया गया हो, डेल्टा छोटा है बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इतनी गारंटी होनी चाहिए कि इस नेबरहुड के अंदर एक्स एन के इनफाइनाइट वैल्यू आने। ठीक है, एन के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए एक्स एन इसके अंदर बिलोंग कर जाना चाहिए, तो इसे कहते थे आप लिमिट पॉइंट। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि जो सीक्वेंस होती है, जो सीक्वेंस अपनी एक्स एन है, इसका कोई ना कोई एक परिसर होता है ना, इसका कोई परिसर होता है, उसको नाम दे दिया आपने ई। अब सारा कुछ इसके ऊपर है, ई फाइनाइट भी हो सकता है और ई इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि ई कैसा है, फाइनाइट सेट है। ई आपके पास फाइनाइट सेट है, यानी कि जो परिसर के अंदर जो बिंदु आ रहे हैं वो फाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ 5 10 15 जितने भी है एलिमेंट, लेकिन वो फाइनाइट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपनी सीक्वेंस है, अपनी जो सीक्वेंस है वो तो कैसी सीक्वेंस होती है, उसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होती है अपनी कैसी होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। ठीक है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट यदि कुछ वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू को अटेंड करती है, कुछ फाइनाइट वैल्यू को अटेंड करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वैल्यू है ना, वो क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे बार बार मैप होंगी किसी न किसी वैल्यू पे। ठीक है, यानी कि कम से कम आपको रेंज सेट में एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसके लिए अपना सीक्वेंस एक्स एन किसके बराबर आ रहा होगा, वाई के बराबर आ रहा होगा, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन। एन के अनंत मान के लिए कम से कम एक पॉइंट, मैंने यहां पे क्या बात की है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि एक्स एन किसके बराबर हो रहा होगा, वाई के बराबर हो रहा होगा। तो यहां पे आप वही कंडीशन लगा दें। अब y का नेबरहुड देखेंगे तो y के नेबरहुड में देखो n के अनंत मान के लिए xn इसमें बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि xn किसके बराबर है, y के, और y के नेबरहुड में y ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। सो y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस xn। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं तमीज से कि किस तरह से लिखा जाए।
तो देखो समझ में आ गया यहाँ पे ई कैसा है, यदि फाइनाइट सेट है तो आपके पास कोई ना कोई सीक्वेंस, सॉरी एक से सीक्वेंस होगी वो इनफाइनाइट वैल्यूज को अटेंड कर रही होगी कहीं ना कहीं पे किसी पॉइंट पे, और जो इनफाइनाइट वैल्यू को अटेंड जो कर रही है, जो वैल्यू आ रही है उसे क्या कहेंगे आप, लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो देखो अपने पास दे क्या रखा है, सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो गिवन दैट sequence xn is bounded, sequence xn is bounded। अपने पास जो सीक्वेंस xn है वो कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, सो बाउंडेड सीक्वेंस है तो देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव, है ना, सच दैट मोड xn किससे लेस देन आ रहा होगा, किससे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू किसके लिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, माना E अनुक्रम xn का परिसर है, माना E xn का क्या है, परिसर है, तब केस वन यदि E कैसा सेट हो, फाइनाइट सेट हो, A इज फाइनाइट सेट, यदि E कैसा है, फाइनाइट सेट है, तो यहां से लिख सकते हैं we know sequence xn is infinite, है ना, which map and सीक्वेंस xn कैसी है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बट यहां पे E जो है वो कैसे है, फाइनाइट सेट है, E फाइनाइट सेट है, तो यहां से क्या मिल गया, सो देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू E such that xn is equal to y for infinite values of n, for infinite value of n के कुछ अनंत मान के लिए xn किसके बराबर आ रहा होगा, y के बराबर आ रहा होगा। कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा इस E में या इस परिसर में कि आपके पास इस तरह का कुछ आया होगा। तो यहां से क्या मिला, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मिला आपको, xn बिलोंग कर जाएगा y माइनस एप्सिलॉन, y प्लस एप्सिलॉन में, दिस इंप्लाइज y इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn, यहाँ पे वही फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n के अनंत मान के लिए यदि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, ये लिमिट पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये आपका केस वन, यानी कि E फाइनाइट सेट हुआ तब भी आपको क्या मिल गया, लिमिट पॉइंट मिल गया। अब केस टू, यदि E कैसा सेट हो, इनफाइनाइट सेट है, यदि E कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए यहां से इसका तो प्रूफ हम जानते ही है ना, ये बोल्जनो-वाइसरास थ्योरम जो सेट के लिए पढ़े थे कि यदि E इनफाइनाइट सेट है और साथ में बाउंडेड है तो उसका क्या मिलता है, कम से कम एक लिमिट पॉइंट मिलता है। तो देखो इफ E इज इनफाइनाइट सेट एंड हियर E इज, क्योंकि जो सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है, जब उसका रेंज सेट बाउंडेड होता है। तो हियर E इज बाउंडेड, सो बोल्जनो-वाइसरास थ्योरम, बाय बोल्जनो-वाइसरास थ्योरम ना, वही BW थ्योरम, यही बोल्जनो-वाइसरास थ्योरम जो किसके लिए थी, सेट के लिए थी। बोल्जनो-वाइसरास थ्योरम, E has at least one limit point, E has at least one limit point, यानी कि E का क्या है, लिमिट पॉइंट है। मान लेते हैं लेट दिस एलिमेंट, लेट कुछ भी y मान लो, चलो y इज लिमिट पॉइंट ऑफ E। अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि जो y है वो लिमिट पॉइंट बना है किसका, E का। अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो y लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस का भी क्या आ जाए, लिमिट पॉइंट मिल जाए। तो देखो यहाँ पे
किसका लिमिट पॉइंट है? सेट का लिमिट पॉइंट है। तो सेट के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाएंगे। तो सेट के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मिलेगा आपको? एक्स एन नहीं, वाई लिमिट पॉइंट है ना। तो यहां पे वाई के नेबरहुड में वाई माइनस एप्सिलॉन, वाई प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से वाई को हटा दिया गया है और इंटरसेक्शन लिया गया है किसके साथ? ई के साथ, है ना। वो कैसा सेट आ रहा है आपके पास? नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है। y इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई है, तो y माइनस एप्सिलॉन, y प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से y को हटा दिया गया, इंटरसेक्शन ई लिया गया, तो कैसा आ गया? वो नॉन एम्प्टी सेट। ये किसकी डेफिनेशन है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है सेट की। ठीक है, नोट कीजिए इतना, फिर आगे करते हैं। हो गया इस साइड का ना। देखो यहां से क्या मिला, इससे लिख सकते हैं अर्थात अर्थात y का, यहां पे लिख देता हूं, एवरी नेबरहुड ऑफ y contain infinite values of n, infinite value of e। ठीक है, या इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे लिख लो, वैल्यू नहीं लिखो तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ ई। ई के अनंत बिंदुओं को क्या कर रहा है? अंतर्विष्ट कर रहा है। कौन? y का प्रत्येक नेबरहुड। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिल गया कि xn बिलोंग्स टू y माइनस एप्सिलॉन, y प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहां से मिल गया आपके पास y इज लिमिट पॉइंट सीक्वेंस xn, और यही अपने को प्रूफ करना था, यही अपने को प्रूव करना था। कीजिए नोट। ठीक है, हिंदी में लिखोगे यहां पे आप लिख सकते हो कि प्रत्येक y का प्रतिवेश e के अनंत बिंदुओं को, e के अनंत बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, अंतर्विष्ट करता है। ठीक है, e के अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। हो गया, चले आगे। अब इसके कुछ पॉइंट लिखवाते हैं आपको, है ना। चलो नोट करके लिखिए कुछ, नोट करके लिखिए, साथ के साथ लिख लें, हिंदी वाले लिखते जाएं और इंग्लिश वाले यहां से देख लें। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु, अनुक्रम का
सीमा बिंदु अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होना आवश्यक नहीं है। अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होना आवश्यक नहीं है। और नीचे लिख लें यह परिमित, अपरिमित और डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि विद्यमान नहीं। यह परिमित, अपरिमित या फिर विद्यमान नहीं हो सकता। विद्यमान नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक भी लिमिट पॉइंट ना आए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ फाइनाइट लिमिट पॉइंट आ जाए और हो सकता है कि कुछ उसके इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते। तो पहला पॉइंट यही था अपना। दूसरा पॉइंट, लिमिट पॉइंट इज टर्म ऑफ सीक्वेंस नीड नॉट बी, सीक्वेंस नीड नॉट बी, नीड नॉट बी, ठीक है। सीमा बिंदु का अनुक्रम का कोई बिंदु होना आवश्यक नहीं है। सीमा बिंदु का अनुक्रम का कोई पद होना आवश्यक नहीं है ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई भी लिमिट पॉइंट बन रहा है तो वो सीक्वेंस के टर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस का टर्म हो भी सकता है और सीक्वेंस का टर्म नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पॉइंट आए, ठीक है, या वो पॉइंट आपके पास वो टर्म बने सीक्वेंस का, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। नंबर 3 यहां पे लिखें, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट is also limit point of sequence, is also limit point of sequence, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। but conversely need not be true, यानी कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन रहा है ना। कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो उसका रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेंज सेट का यदि कोई लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होता है। डेफिनेशन लिखिए, अनुक्रम की सीमा। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, अनुक्रम की सीमा, यानी कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा क्या होती है? तो देखो डेफिनेशन, लेट xn be a sequence, let xn be a sequence, माना xn एक अनुक्रम है and alpha belongs to r, alpha belongs to r, xn एक अनुक्रम है तथा alpha belongs to r है, तब then alpha is said to be limit point नहीं, limit, alpha is said to be limit of sequence xn if for any given epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to natural number, और ब्रैकेट में लिख देना डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। ये जो n नॉट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod xn minus alpha
लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। लेकिन अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये n नॉट ढूंढेंगे अपन, है ना, उस n नॉट का जो n नॉट है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। हिंदी में लिखे, माना xn एक अनुक्रम है, माना xn एक अनुक्रम है तथा अल्फा बिलोंग्स टू R, तब अल्फा को अनुक्रम xn की अनुक्रम xn की सीमा कहते हैं, अनुक्रम xn की सीमा कहते हैं यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा लिखो, देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ब्रैकेट में लिख देना एप्सिलॉन पर निर्भर, एप्सिलॉन पर निर्भर, such that mod xn minus alpha less than epsilon for all n is greater than n naught, for all n is greater than n naught। कहने का मतलब है कि इस n नोट के बाद आने वाले जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं, इस n नोट के बाद आने वाले जितने भी सीक्वेंस के टर्म है, उसका अल्फा के साथ डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही इस एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, चाहे मेरा एप्सिलॉन बड़ा हो चाहे एप्सिलॉन मेरा छोटा हो, जो भी एप्सिलॉन दे दिया गया है आपको, तो आपको एक ऐसा n नोट ढूंढना होता है जहां पे ये मोड xn माइनस अल्फा किससे लेस देन आता हो, एप्सिलॉन से लेस देन आता हो। और यदि ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि ऐसा कुछ n नोट अपने को मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि अल्फा जो है वो इस सीक्वेंस का लिमिट है या इस सीक्वेंस की लिमिट है। क्लियर है? ओके, इसके क्वेश्चंस जो है वो अपन कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।